गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारा जो सब्जेक्ट है पेडागोगी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वह है कविता शिक्षा। कविता शिक्षा। देखिए, हिंदी साहित्य के दो अंग हैं, गद्य और पद्य। और पद्य के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज रूप में करता है। पद्य के अंतर्गत भावना, कल्पना और बुद्धि तीनों पक्षों का समावेश होता है। कौन कौन सी? भावना, कल्पना और बुद्धि, तीनों पक्षों का विशेष रूप से समावेश होता है। अब पद्य में जो होता है उसमें भाव तत्व प्रधान होता है। क्या? पद्य में भाव तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और कल्पना तत्व के संबंध में कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कल्पना के माध्यम से कवि वहाँ पहुँच जाता है जहाँ रवि यानी कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है। इसके साथ मनुष्य की जो बुद्धि के बारे में कहा गया है कि मनुष्य की जो वाणी है वह शब्द का विधान करती है, वही कविता है। मनुष्य की वाणी जो शब्द का विधान करती है उसे क्या कहा गया है? कविता। और कविता है को हृदय की वस्तु माना गया है, जो सौंदर्य की तरह कविता का भी आस्वादन ही किया जा सकता है। तो ये तो रही सामान्य बातें कि कविता के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश होता है कविता का अर्थ। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कविता की परिभाषाएं। कविता की परिभाषाएं। कविता की परिभाषाएं। देखिए, कविता की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो पहले हैं कविराज विश्वनाथ। पहले है कविराज विश्वनाथ। कविराज विश्वनाथ ने कविता की परिभाषा को देते हुए कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थात कहने का मतलब है रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य। अर्थात जिस काव्य में जिस वाक्य में रसात्मक या रस की अनुभूति होती है वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। दूसरे हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ कविता के बारे में बताते हैं कि रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है काव्यम। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं।
अगली जो तीसरी परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा को देते हुए कहा है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति की, हृदय की मुक्ति की, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, जो शब्द विधान करती है, क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति की साधना अर्थात भावों से युक्त, जब कविता के अंतर भावों का प्रवेश होता है तो हृदय क्या होता है? मुक्त हो जाता है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी, इस प्रकार से वाणियों का समावेश किया जाता है जिससे क्या होती है? हृदय की मुक्ति की साधना में आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। अगली जो परिभाषा है जयशंकर प्रसाद। चौथी जो परिभाषा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही क्या कहा है? काव्य कहा है। और अंतिम जो परिभाषा है कार्लायल, पांचवी जो परिभाषा है वह कार्लायल की है। कार्लायल ने कविता की परिभाषा देते हुए कहा है संगीत में विचार ही कविता है। संगीत में विचार ही कविता है। संगीत में विचार ही क्या है? कविता है। अर्थात अपने बात और विचारों को संगीत में रूप देना ही कविता आती है। हृदय की झंकार की अवस्था ही क्या है? कविता है। अर्थात ऐसी विचार जो हमारे हृदय को झंकृत कर देती है, क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। संगीत में स्थिति में ला देती है। हृदय को संगीत में, हमारे जो विचार होते हैं उनको संगीत में रूप देना, अर्थात संगीत का रूप का मतलब है उचित गति है, यति है, ताल है, उचित ध्वनि है आदि का स्वर लय के साथ जब विचार हमारे संगीत में हो जाते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं? कविता के अनुसार। ये विचार थे किसके? कार्लायल के। अब देखिए ये जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है इन
प्रत्येक परिभाषा में कविता के किसी न किसी विशिष्ट सौंदर्य तत्व का बोध हुआ है और कविता का वस्तुतः इन सभी तत्वों की समष्टि होती है। अर्थात कविता में जिन सौंदर्य तत्वों का अभी विद्वानों की परिभाषा में प्रयोग किया गया है, उनमें कविता में कहीं ना कहीं इन तत्वों की समष्टि होती है। वह जीवन की समालोचना भी है। और अब जो कविता है उसको विभिन्न विभिन्न शब्दों से उपमित किया है कि इसे जीवन की समालोचना भी कहा है। संगीत में विचार भी इसको कहा गया है। संगीत में विचार, अपने विचारों को संगीत उचित गति, यति, ताल, स्वर के साथ निकालना क्या आती है कविता है। यह जीवन का प्रतिबिंब भी है। अर्थात कविता के अंदर किसी न किसी पक्ष समाहित होता है। वह पक्ष चाहे कवि का प्रकृति चित्रण का होता है, चाहे मनुष्य की सामाजिक स्थिति का होता है, चाहे मनुष्य की आर्थिक स्थिति का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कविता है वह जीवन का एक तरह से प्रतिबिंब है। सर्वोत्तम शब्द योजना भी है। कविता के अंतर्गत जो शब्द का जो विधान होता है वो सर्वोत्तम स्तर का होता है। उसमें उचित, आवश्यक, व्याकरण सम्मत तथा साथ ही साथ रस, छंद, अलंकार आदि स्थितियों बातों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया हुआ होता है। छात्रों में सौंदर्य तत्वों का बोध एवं अनुभूति की योग्यता विकसित करना कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम अध्ययन करेंगे कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। देखिए, कविता जो हो गए रागात्मक वृत्तियों का संशोधन होता है। अर्थात व्यक्ति के मन में या जो रागात्मक वृत्तियाँ होती हैं उनको कविता के माध्यम से क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है और उसको अच्छे संस्कार के रूप में परिलक्षित किया जाता है। दूसरा जो कविता शिक्षण का उद्देश्य है वह है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। अनेक कवि ऐसे हुए हैं जो वीर रस के कवि हुए हैं, तो उन वीर रस के कवियों की जो कविता है उनके माध्यम से छात्रों के अंदर राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का विकास होता है, जिससे वीरता, देशभक्ति, श्रद्धा, संवेदनशीलता, साहसिकता, आस्था, प्रेम आदि भावनाओं का छात्रों के अंदर विकास होता है। अगला जो उद्देश्य है वह है छात्रों में मनोयोग पूर्वक सुनने की शक्ति एवं सुनकर अर्थ ग्रहण करने की शक्ति का जो विकास होता है वो कविता शिक्षण के माध्यम से ही होता है। अगला जो उद्देश्य है छात्रों में भावों को अपने शब्दों में कहने की शक्ति का विकास करना। जो कविता शिक्षण का उद्देश्य है कि अपने शब्दों के माध्यम से अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो कविता शिक्षण है छात्रों में इस शक्ति का विकास करती है। अगला जो उद्देश्य है छात्रों में कविता पढ़ने की जो उचित नियम है कि उचित गति है, यति है, लय है, ताल है आदि, उचित स्वर है आदि का ध्यान रखते हुए कविता वाचन के छात्रों को योग्य बनाना होता है। अगला जो इसका उद्देश्य है छात्रों के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम की भावना का या सौंदर्यता की भावना का विकास करना। अगला है छात्रों में कविता और साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना। यह भी एक कविता शिक्षण का उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला जो उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। छात्रों में नवीन ज्ञान या नई नई बातों के सृजन शक्ति यानी कि क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की शक्ति का विकास कविता के माध्यम से करना भी एक उद्देश्य होता है। अगला है छात्रों की जो चित्त वृत्ति है उनको परिमार्जन करना और उस दिशा में लगाना
जिस दिशा में कवि का उद्देश्य निहित होता है, जैसे समाज की कोई विसंगति है, देश प्रेम की भावना को लेकर है, किसी आर्थिक स्थिति को लेकर है, या समाज की कोई दोष है या कुरीतियाँ हैं उनसे संबंधित है। तो कहने का मतलब है कविता के माध्यम से छात्रों की चित्त वृत्तियों का संशोधन किया जाता है। और अंत में सामाजिक आदर्शानुकूल आचरण करने की छात्रों के अंदर शक्ति का विकास करना। तो आज हमने पढ़ा था कविता शिक्षण का अर्थ है, परिभाषा है और कविता शिक्षण के उद्देश्य। आज की क्लास में बस इतना ही। हम पुनः नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।